नमस्कार, सुप्रभात। बिहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांध शेखर। आरएलएसपी ने बिहार के 48 सीटों पर दावेदारी ठोकी है। पार्टी की ओर से बिहार प्रदेश आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह को बंद लिफाफे में एक सूची सौंपी गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बिहार के 48 सीटों पर आरएलएसपी ने दावेदारी ठोकी है। पिछले चुनाव की 23 सीटों के नाम भी इसमें शामिल हैं। हम आपको बता दें कि इसके अलावा 25 और सीटों के नाम इसमें दिए गए, साथ ही इसमें पार्टी के कई दावेदारों के नाम भी शामिल हैं। हालांकि आरजेडी ने कहा है कि आरएलएसपी ने पिछली बार जिन 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था वो सीटें उसे जरूर मिलेगी, लेकिन वो जिद ना करे। आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पिछले दिनों रांची में लालू से मुलाकात की थी, जिसमें लालू ने जिताने वाले उम्मीदवारों के नाम उनसे मांगे थे। इसके बाद आरएलएसपी ने आरजेडी को ये सूची सौंपी है, लेकिन बड़ा ही दिलचस्प कि 48 उम्मीदवारों की सूची आरएलएसपी की तरफ से सौंपी गई है। हालांकि हमारे सूत्र जो बता रहे थे, हमने जो सीटों के बारे में एक मोटा मोटी आंकड़ा निकाला था, उसके मुताबिक 23 से 25 सीटें आरजेडी को मिल सकती है अगर सीट बंटवारा होता है तो, लेकिन 48 लोगों के नाम की सूची सौंपी गई है आरजेडी को। आगे बढ़ेंगे। लातेहार में टाना भगतों ने 3 दिन पुराना आंदोलन वापस ले लिया और रेलवे लाइन पर लगाया गया जाम समाप्त कर दिया है। लातेहार के जेएमएम विधायक वैद्यनाथ राम के आश्वासन के बाद टाना भगत आंदोलन खत्म करने को तैयार हुए। टाना भगतों का शिष्टमंडल जल्द ही रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेगा, जिसमें उनकी मांगों पर चर्चा की जाएगी। ये टाना भगत अपनी मांगों को लेकर 3 दिन से रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए थे। इसके चलते बरकाकाना बरवाडीह रूट पर 50 घंटे तक रेल यातायात बाधित रहा। इधर मुजफ्फरपुर के बिंदेश्वरी कंपाउंड में उग्र भीड़ ने एक शातिर बाइक चोर की सरेआम धुनाई कर दी और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। ये चोर बिंदेश्वरी कंपाउंड में खड़ी एक बाइक लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, तभी उग्र भीड़ ने उसे दबोचा और जमकर उसकी पिटाई कर दी। उसके पास से एक मास्टर की भी मिली, जिससे वो अब तक कई बाइकें उड़ा चुका है। मुजफ्फरपुर पुलिस इस अपराधी के जरिए पूरे गिरोह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। और मोहल्ला वहीं मुजफ्फरपुर पुलिस ने मोबाइल लुटेरा गिरोह का भी पर्दाफाश किया है। इस मामले में लोडेड हथियार के साथ 6 अपराधी पकड़े गए। इसमें से मोतिहारी का कुख्यात अपराधी लादेन भी शामिल है। इनके पास से 2 पिस्टल, 25 मोबाइल और 34 सिम कार्ड बरामद किए गए। बैरिया बस स्टैंड के पास पुलिस की टीम ने इन अपराधियों को धर दबोचा। 34 सिम कार्ड मिला है, साथ ही साथ जो है कि 2 देसी कट्टे मिले हैं, उनके साथ 2 कारतूस हैं और मोटरसाइकिल 3 मिला हुआ है। अंतर जिला गिरोह है, इसमें मोतिहारी के भी लड़के हैं, कुछ शिवर के भी लड़के हैं, कुछ हमारे मुजफ्फरपुर के लड़के हैं और ये सिर्फ 6 ही लड़के नहीं हैं, इसके अलावा भी अन्य लड़के हैं जिनकी जानकारी हम लोगों को हो गई है। और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सीएम नीतीश कुमार ने दलित कार्ड खेला है। सीएम ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि अगर दलित परिवार में किसी भी शख्स की हत्या होती है तो उनके परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत सतर्कता मीटिंग में मुख्यमंत्री ने यह बड़ा निर्देश दिया है और अधिकारियों को इस बारे में जल्द नियम बनाने का आदेश दिया गया है। सीएम ने कहा कि SC/ST को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और उनकी तरक्की के लिए दूसरी संभावनाओं पर भी विचार किया जाए। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग जल्द ही लंबित कांडों का निष्पादन करे। इसके लिए 20 सितंबर तक का समय दिया गया है। इस बैठक में डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सुशील मोदी भी मौजूद रहे। तो चुनावी साल में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की तरफ से ये दलित कार्ड खिला गया है। दलितों के लिए बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं। तो जेडीयू ने दलितों के लिए नए ऐलान का स्वागत किया है, तो कांग्रेस ने कहा कि चुनाव के वक्त नीतीश कुमार को दलितों की याद आती है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आजादी के बाद पहला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति के लिए काम करने का काम किया है। जिस तरह से पंचायती राज में आरक्षण देकर के महत्वपूर्ण कुर्सी पर बैठाने का काम किया, नगर निकाय में आरक्षण देकर के जिस तरह से महत्वपूर्ण कुर्सी पर बैठाने का काम किया, तो मैं समझता हूँ जिस तरह से उद्यमी योजना ला करके उद्योग पर आधारित उनके अपने पैर पर खड़ा करने के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को काम करने का काम किया। तो बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों के लिए निसंदेह एक महत्वपूर्ण अवसर था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में इन दोनों ही समूहों को विकास की मुख्य धारा से जोड़े जाने के लिए उनके लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उन्हें त्वरित दिया जा सके, इसकी रणनीति पर उन्होंने शीघ्र विचार करके कार्रवाई करने के संबंध में निर्देश दिए। नीतीश कुमार सरकार को आखिर चुनाव के समय ही दलितों की याद क्यों आई, ये एक बड़ा प्रश्न है। पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा दलितों के ऊपर उत्पीड़न, हत्या, दुराचार एवं विभिन्न प्रकार की घटनाएं लगातार होती रही। और अब नींद से जागे हैं नीतीश जी जब चुनाव में महीने भर का समय बाकी है। मैं समझता हूं इस तरह के अवसरवादी घोषणाओं का न तो दलितों के ऊपर कोई असर पड़ेगा, न आम जनता इसे अच्छे ढंग से देखेगी। तो दलित को लेकर राजनीति तेज है। जहां एक तरफ जेडीयू बता रहा है कि उत्थान के लिए सबसे ज्यादा काम किया, वहीं कांग्रेस हमलावर है और कह रही है सबसे ज्यादा उत्पीड़न पिछले 5 साल में हुआ। इधर बिहार में कुछ दिन बाद ही चुनाव का ऐलान होने वाला है, लेकिन राजनीतिक दलों में चुनावी सरगर्मी अभी से नजर आने लगी है। राजनेता चुनाव से पहले तीखे बयान दे रहे हैं जिसमें सीटों को लेकर दावे किए जा रहे हैं। बात एनडीए की करें तो अभी सीटों का बंटवारा एनडीए में नहीं हुआ है, लेकिन सीटों को लेकर बयानबाजी अभी से तेज है। बीजेपी सांसद और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने बिहार में गठबंधन से जुड़ा एक अहम बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो अपने दम पर बिहार में सरकार बना सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो अपने दोस्तों को नहीं छोड़ते हैं। बीजेपी सांसद आरके सिंह के बयान से ऐसा लग रहा है कि इस बार एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कुछ बदला नजर आ सकता है। तो आरके सिंह का चुनाव से पहले ये बड़ा बयान। अगर आप गठबंधन में पार्टियों का आप रिलेटिव वेटेज ले लें और ये देख लें, रिलेटिव वेटेज ले लें, तो उसमें हमारा वेटेज जो भारतीय जनता पार्टी का जो वेटेज है वो तो ज्यादा है, तो इसमें हमको तनिक भी डाउट है। लेकिन एक चीज आप समझ लें कि हम लोग जदयू के साथ 1996 से हैं, हम लोग की पुरानी पार्टनरशिप है, तो हम अपना पार्टनरशिप क्यों तोड़ें? तो हम तो नहीं तोड़ने वाले इस अपने पार्टनरशिप को। लेकिन जहां तक आप सोचते हैं कि हाँ क्या हम अकेले लड़ने की स्थिति में हैं या नहीं, तो बिल्कुल है, हम अकेले लड़ने की भी स्थिति में हैं और अकेले लड़ करके सरकार बनाने की भी स्थिति में। इसमें कहीं कोई शक किसी को होना नहीं चाहिए। आप तो आरके सिंह के बयान के बाद ये लग रहा है क्या सीट शेयरिंग में कुछ और फॉर्मूला देखने को मिलेगा। इधर एनडीए में जीतन राम मांझी की एंट्री के साथ ही अंतर्कलह भी सामने आने लगी है। तभी तो सरकार की कुछ योजनाओं को लेकर चिराग ने जब सवाल खड़े किए तो मांझी खुलकर जवाब देते नजर आए और साफ कर दिया कि नीतीश के खिलाफ बगावत बर्दाश्त नहीं। तो क्या मांझी के बहाने नीतीश एक तीर से दो निशाने साध रहे हैं? जब नीतीश जी के साथ हैं, अगर नीतीश जी को किसी भी प्रकार के हानि की बात अगर वहाँ से होती है चिराग जी के यहाँ से, तो उसका प्रतिकार हम उसी रूप में करेंगे। यानी हमको सुनने में आया कि वो कहते हैं कि जहाँ से जदयू का कैंडिडेट रहेगा वहाँ चुनाव लड़ेंगे चिराग साहब। हम भी कहते हैं कि जहाँ एलजेपी का कैंडिडेट होगा वहाँ हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा लड़ेगा चुनाव। हम अगर लाभ की बात सोचते तो हमको तो राज्यपाल बनाया जा रहा था, कहाँ हम स्वीकार किया। 2 दिन पहले एनडीए में घर वापसी करने वाले जीतन राम मांझी के तेवर सहयोगी एलजेपी पर बेहद तल्ख हो गए हैं। ये चिराग जी के यहाँ से, तो उसका प्रतिकार हम उसी रूप में यही वो बयान है जिसने सत्ताधारी दल में मांझी वर्सेस चिराग वाली सियासत को हवा दे दी है। मतलब मांझी के बयान के मायने और संदेश बिल्कुल साफ हैं। नीतीश के खिलाफ बगावत बर्दाश्त नहीं, चिराग आवाज उठाएंगे तो जवाब मैं दूंगा।
रामविलास ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ फायदे के लिए काम नहीं करता। जीतन राम मांझी ने चिराग को तो जवाब दिया ही, उनके पिता रामविलास पासवान को भी नहीं छोड़ा। कह दिया कि दलितों के भलाई का काम तो पासवान जी ने किया ही नहीं। जो शेड्यूल कास्ट के हित के लिए बर्निंग मुद्दा है, उस पर इतना बड़ा राजनीतिक जीवन और सरकार में लगातार रहने के बाद भी वो मामला को उन्होंने तरजीह नहीं दी। इसीलिए यहाँ पर वैचारिक हम लोगों में बातें हो सकती है। वो बोलेंगे शेड्यूल कास्ट के बारे में तो हम कहेंगे कि शेड्यूल कास्ट में बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं है। चिराग को मांझी के चेतावनी पर जेडीयू के नेता संभल कर बयानबाजी कर रहे हैं, खुद के ताकत बढ़ने की बातें कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष कह रहा है कि मांझी बगैर नीतीश के शह पर ऐसे बयान नहीं दे सकते। मांझी जी बड़े नेता है और कमजोर वर्गों में उनका व्यापक आधार है। उनके आने से एनडीए की ताकत बढ़ी है। जिस तरह से ये अटैक कर रहे हैं चिराग जी को, वो खुद मांझी जी कर रहे हो मैं नहीं मानता, लेकिन मेरा मानना है कि अभी आप एक दिन पहले गए हैं और एक दिन 24 घंटे के अंदर अगर इस तेवर से आप कह रहे हैं तो जाहिर तौर पर ये तेवर स्वतः स्फूर्त नहीं हो सकता। तो चुनावी साल में विरोधियों को दम दिखाने को तैयार एनडीए का जायका क्या मांझी की एंट्री ने बिगाड़ दिया है, या फिर मांझी के बहाने नीतीश क्या एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं? खुद की सरकार पर चिराग के सवालों का जवाब क्या मांझी की ओर से बताने की सोची समझी कोशिश की जा रही है? वैसे सीट शेयरिंग से पहले ये प्रेशर पॉलिटिक्स भी कहा जा सकता है, जिसका सियासी मतलब बाखूबी समझा जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ पटना से रविश नारायण, रजनीश और साकेत की रिपोर्ट। इधर बिहार एलजेपी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि जेडीयू ने एनडीए में जीतन राम मांझी की एंट्री करवाई है और पार्टी उपेंद्र कुशवाहा और वीआईपी को भी गठबंधन में लाने का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को स्वीकार कर जो भी आएंगे गठबंधन के भीतर उनका स्वागत किया जाएगा। जीतन राम मांझी की एंट्री हो चुकी है एनडीए के भीतर, कैसे देख रहे हैं उनकी तरफ से जो बयान आ रहा है उसको, और उनकी एंट्री का आप लोग स्वागत क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, अभी इस पे हम कुछ बयान नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि अभी उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अभी किसी बड़े एनडीए के नेता के द्वारा नहीं सब है, तो उस पर बयान देने का कोई मतलब नहीं होता। मांझी एनडीए में वापस आ गए हैं, पहले भी एनडीए में थे आप लोगों के साथ में 2015 में, 5 साल पहले। अभी जब आए हैं तो आपकी पार्टी स्वागत क्यों नहीं कर रही? आप लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं? देखिए एक चीज़ बता दे रहे हैं हम, हमारी पार्टी का स्पष्ट है कि आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी में आस्था रखने वाले जितने भी लोग हैं, सनाम मल्लाह हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, कोई आवे, हमारे देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आस्था रखने वाले जितने लोग अगर आना चाहें एनडीए में, तो मेरी पार्टी उनका स्वागत करती है। और शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने कहा कि जीतन राम मांझी दलितों के बड़े नेता हैं और चिराग पासवान को नीतीश कुमार के बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। चिराग जी जो बोल रहे हैं, पता नहीं, अब जब हम लोग एनडीए के सब लोग पार्ट हैं और एनडीए के का तय हो चुका है कि एनडीए की सरकार श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनेगी, तब फिर इधर उधर बोलने की क्या जरूरत है? तो पता नहीं किन कारणों से ऐसा बोलते हैं। और आज क्या लगा बचपना इसको तो यही कहा जा सकता है, लेकिन जीतन राम मांझी ने आज जो कुछ कहा है बहुत सही कहा है और ये इनका अनुभव बता रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रांची में रिम्स निदेशक के बंगले में लालू के सियासी दरबार पर सियासत तेज है। बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि लालू जेल मैनुअल तोड़ रहे हैं और ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद और हेमंत सोरेन के बीच कुछ डील हुई है। नीरज कुमार से बात की हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। जेल में गए हैं 420 के आरोपी और ये दरबार सजा रहे हैं। किस बात का दरबार? भाई जो आदतन अपराध करने वाला व्यक्ति हो, भ्रष्टाचारी हो, तो उसको किस, और ये जेल आईजी, आपके जेल आईजी हैं, वह कह रहे हैं कि लगातार जेल मैनुअल का उल्लंघन हो रहा है, मजिस्ट्रेट नियुक्त कर रहे, आईवास कर रहे हैं। माननीय हेमंत सोरेन जी, आपकी जुबान खामोश क्यों है? क्या कोई 2020 के चुनाव में विधानसभा में डील हुआ है? अगर डील हुआ है तो वह भी बताइए। लालू जी की परंपरा रही है।
वहीं बीजेपी ने कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार अपना चेहरा बचाने के लिए अधिकारियों को आगे कर रही है। पार्टी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि झारखंड सरकार की लगाम लालू जी के हाथ में है और उन्हीं के निर्देश पर हेमंत सोरेन चल रहे हैं। लालू जी को स्पेशल प्रिविलेज देने के मामले में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की भद बुरी तरह पिट चुकी है। अब सरकार ने अधिकारियों को आगे करके आई वॉश करने की कोशिश की है। अब जेल आईजी पत्र लिख रहे हैं रांची के कमिश्नर को, लेकिन यह बात भी सत्य है कि रिम्स डायरेक्टर का आवासीय परिसर इन दिनों झारखंड सरकार में ठेका पट्टा बांटने का, विभिन्न तरह के दलाली ठेकेदारी का एक अड्डा बन चुका है। और यही नहीं, पूरे बिहार से नेता और कार्यकर्ता वहां जुट रहे हैं और टिकटों की बोली लग रही है। और विधानसभा चुनाव से पहले लालू के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव के बगावती तेवर नजर आने लगे हैं। तेजप्रताप अपने समर्थकों को चुनाव में टिकट दिलाने की तैयारी में हैं और इसके लिए उन्होंने पटना में छात्र आरजेडी की बैठक की। ये बैठक पार्टी से अलग है। तेजप्रताप ने यह भी कहा कि छात्र आरजेडी से जुड़े वैसे नेताओं को पार्टी का टिकट दिया जाएगा जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा है और इसके लिए वो रांची जाकर लालू प्रसाद से बात करेंगे। तेजप्रताप यादव से बात की हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। छात्र आरजेडी के साथ तेजप्रताप यादव ने एक बैठक की है और ये बैठक पटना के एक निजी होटल में हुई है। हमारे साथ मौजूद है तेजप्रताप, बात करते हैं इनसे। तेजप्रताप जी, आपने बैठक की है, बैठक में क्या दिशा निर्देश दिया? देखिए, बैठक जो हम लोगों ने किया, छात्र संवाद करके हम लोग पूरे बिहार के जितने भी तमाम जिला हैं, तमाम जिला में छात्र संवाद चलाने का काम करेंगे। और जिस तरीके से जो चुनाव जो आ रहा है 2020 का चुनाव, और जिस तरीके से नौजवानों को जो धोखा देने का काम किया है इस सरकार के द्वारा, और पूरे तरीके से जो नौजवान जो पढ़े लिखे नौजवान, जो शिक्षक हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, और कई एक ऐसी समस्याओं को लोगों ने, छात्र के लोगों ने, लड़कों लोग जो जिला के हैं उन लोगों ने झेलने का काम किया है। और जिस तरीके से बिहार सरकार ने इन लोगों के साथ, इन लड़कों के साथ और छात्र के नौजवान, आम से आम लड़का जो है उसको रोज़गार नहीं मिला, जिसका कारण है कि सब लोग बिहार छोड़ करके जाना पड़ता है। तो तमाम ऐसी मुद्दाएं थी और चुनाव का भी विषय भी था। और अपना संगठन को नया नया संगठन बनाया गया है, नया कमेटी सभी जिला अध्यक्षों को बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया सेलेक्ट करके। और हमारी इसमें एक छोटा सा हमने एक पहल भी किया कि सब लड़के लोगों का जैसे कि डिमांड था कि टिकट, जिस तरीके से जो चुनाव का जो टिकट का जो चल रहा है माहौल, तो उसमें जो जिनका एज है लड़कों का, जिनका 25 है और जो इच्छुक हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो उनको भी हम उसमें कि छात्रों को भी चुनाव लड़ाया जाए। और ये डिमांड हम रखने का काम करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और तेजस्वी जी से। ऐसे कितने छात्र संगठन से जुड़े लोग हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं, जिनके लिए आप सिफारिश करेंगे लालू यादव जी से? देखिए, उसमें जैसे है कि लड़के जो काम कर रहे हैं लगातार, तो इसमें लोगों का अपना, सारे लड़कों का अपना चाहत होता है कि हम भी भाई आगे बढ़ करके, और पार्टी के लिए जब शुरू से हम कर रहे हैं तो हमारी भी एक होनी चाहिए कि हम भी चुनाव लड़े, फेस करें, हर एक चीज़ को देखें। विधायक तो सबके मन में अपना अपना रहता है, तो वैसे लड़के जो लड़के रहेंगे इन्वॉल्व हैं जो पार्टी से और जो सामाजिक न्याय को जो फॉलो करते हैं, तो हम वैसे लड़कों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। छात्र राजद से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो संघर्ष किया है पार्टी के लिए, जिन लोगों ने, वो चुनाव मैदान में उतरेंगे। इसको लेकर के ये अपने पिता लालू प्रसाद यादव से बात भी करेंगे, सिफारिश करेंगे। क्या देखना होगा कि लालू प्रसाद यादव तेजप्रताप यादव के इस मांग पर क्या निर्णय लेते हैं, क्या विचार करते हैं। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इधर जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। पहली लिस्ट में 94 उम्मीदवारों के नाम हैं। उन्होंने जीतन राम मांझी और एलजेपी से बयानबाजी बंद करने की मांग की, साथ ही जेडीयू और आरजेडी पर हमला बोला। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। ये बेमौसम बरसात चुनाव के महीने में चोर चोर मुशेरे भाई, ना इनको अपने 5 साल पर मैंने श्वेत पत्र के लिए सीधा चुनौती दिया है गांधी मैदान में। और कल भी मैंने कहा 2 बात का जवाब दे दें। 27 राज्यों में 26वें नंबर पर गरीबी में बिहार,
और 27 राज्यों में 25वें नंबर पर भूख में बिहार, और 3478 फैक्ट्री में 2032 फैक्ट्री लगभग बंद। पानीपत और करनाल से भी कम फैक्ट्री मेरे बिहार में, और एजुकेशन और हेल्थ कोलैप्स, इतने का जवाब हमको नीतीश कुमार दे दे। इसी के साथ सुप्रभात बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।